दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो का आनंद उठाइए और दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 13 पर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और यहाँ पे हम आज आपको बताएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन के विषय में। सो व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन? डियर, इफ टू क्वांटिटीज x and y vary means change in such a manner that an increase in x causes a proportional decrease in y and vice versa, then x and y are said to be inverse proportion। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर क्वांटिटी दो हैं, यहाँ पे टू क्वांटिटी x एंड y, यहाँ पे क्वांटिटी x अगर इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी y उसी रेशियो में डिक्रीज होती है, और अगर क्वांटिटी x डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी y उसी रेशियो में इंक्रीज होती है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने पर दूसरी क्वांटिटी उतनी ही कम हो जाती है, तो उसे हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। ऑन द सेम वे वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा का मतलब x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है, अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पे y इंक्रीज होता है तो x डिक्रीज होगा, और y डिक्रीज होता है तो x इंक्रीज होगा। तो इसको हम कहेंगे वाइस वर्सा। मतलब x बढ़ता है तो y घटता है, और y अगर बढ़ता है तो x कम होता है। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है, और अगर y इंक्रीज होता है तो x डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वाइस वर्सा। जो दोनों क्वांटिटी पर सेम रूल फॉलो हो उसको हम वाइस वर्सा बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। क्लियर? मीन्स अगर कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी उसी रेशियो में अगर डिक्रीज हो तो उसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपके घर से आपका स्कूल तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होगा ही होगा, है ना। मान लीजिए आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाते हैं, तो आपको आधा घंटा पहुंचने में लगता है। आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स। ठीक है, अब आपने अपनी स्पीड को 25 किलोमीटर पर आवर कर दिया। ठीक है, अभी आप 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जाते थे, अब आपने 25 किलोमीटर की स्पीड कर दी। तो बताओ टाइम कितना लगेगा? आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा या और कम लगेगा? बताइए। एकदम सही आंसर। उस केस में आपका टाइम बहुत कम लगेगा, आप 10 मिनट में ही पहुंच जाएंगे स्कूल। ठीक है, तो जहाँ पे आधा घंटा लगता था वहाँ 10 मिनट क्यों लग गए? क्योंकि स्पीड आपकी 2 से 25, स्पीड इंक्रीज हो गई तो टाइम डिक्रीज हो गया, 30 मिनट्स से 10 मिनट्स हो गया। दूसरे वे में अगर आप समझें कि आप पैदल स्कूल से घर जाते हैं, है ना, या घर से स्कूल जाते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है। फिर आप साइकिल से जाना शुरू किए तो 15 मिनट में ही आप पहुंच गए। फिर आप बाइक से जाना शुरू किए तो आप केवल 5 मिनट में ही पहुंच गए। मीन्स जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है वैसे ही आपका टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। अब मैथमेटिकली समझिएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन। आपके पास दो क्वांटिटी हैं x और y, तो वो इनवर्स प्रोपोर्शन कब होंगी? व्हेन x1 एंड y1 इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट हो तो हम उसे कहेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर इसी चीज़ को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर लें तो क्वेश्चन के लिए आप क्या करोगे? फॉर क्वेश्चन, you will use this identity as just like that x1
into y1 equal to x2 into y2. You will use this identity for solving the question of inverse proportion. इनवर्स प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन होंगे उसे सॉल्व करने के लिए आप इस आइडेंटिटी का यूज करोगे. अनदर वे आई वांट टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट अगेन. लेट अस हियर आर दिस क्वांटिटी. ओके, लेट x there be two values of y as y1 and y2 and corresponding the values of x, that is x1 and x2. मेरी बात को ध्यान से समझना. y के दो वैल्यू हैं y1 और y2 और इसी तरह से x के भी दो वैल्यू हैं x1 और x2. और ये आपकी जो कंडीशन है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो आप कैसे इसे अप्लाई करोगे? यस, ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई हियर फॉर द इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स proportion, you can use here x1 upon x2 equal to y2 upon y1. ये सेम ही फॉर्मूला है जो मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज एंड दिस वन इज द सेम फॉर्मूला. आप इस फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हो. अब आप जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो आपको कुछ और याद आ गया होगा कि आप ऐसा फॉर्मूला तो एक बार पढ़ चुके हैं. यस, ऑफ कोर्स आप पढ़ चुके हैं. आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये फॉर्मूला पढ़ा था. मैं आपको याद दिला दूं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था. इट इज व्हाट? x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2. ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए पढ़ा था. तो अब सेम है. अब आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए. यहाँ पे क्या है? x और x ही है. यहाँ पे xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ पे xx और yy सेम चीज है. अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 है. यहाँ पे तो 1 1 है, 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 1 है. ये इनवर्स है. इनवर्स मीन्स उल्टा. तो यहाँ पे देखो x की जगह तुरंत बदल के हो गया y और 1 है यहाँ पे तो 2 है. 1 के अपोजिट में 2 आ गया. और फिर राइट हैंड में देखें तो उसका 1 और 2 का भी उल्टा हो गया, 2 अपॉन 1. ठीक है, लेफ्ट में x, राइट में y. और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ ही सेम है, सारी चीज़ डायरेक्ट है. x और y है, यहाँ भी x और y है, यहाँ 1 और 1 है सेम है, यहाँ भी 2 और 2 सेम है, यहाँ x और y है तो यहाँ भी x और y सेम है. सब कुछ डायरेक्ट है. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया और ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया. अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे? तो चलिए. ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज. इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए? इस स्टेट का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ आर्टिकल फिक्स हैं कि आपको 50,000 बनाने हैं या 1 लाख बनाने हैं या 1 करोड़ बनाने हैं. तो इन आर्टिकल को बनाने के लिए 42 मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है 63 डेज़ के लिए. 63 डेज़ में 42 मशीन्स आपके नंबर ऑफ आर्टिकल बना के रेडी कर देती हैं जितने भी चाहिए. अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल. जितने आर्टिकल बनते थे उतने अभी भी बनाने हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेज कम हो गए, 54 डेज में बनाने हैं. तो बताओ, आर्टिकल उतने ही होने चाहिए और नंबर ऑफ डेज कम कर दिए हैं. तो अब क्या करना पड़ेगा? मशीन्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उतने आर्टिकल 54 डेज में बन पाएंगे. तो देखिए नंबर ऑफ डेज कम हो गए, मशीन को इंक्रीज कर दिया है ना. नंबर ऑफ डेज डिक्रीज, मशीन्स इंक्रीज. तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एक चीज़ कम हो रही है, दूसरी उसी रेशियो में बढ़ रही है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होगा. तो यहाँ पूछा क्या गया? हाउ मेनी मशीन्स रिक्वायर्ड. सो लेट द नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड टू बी x. यहाँ पे x मशीन्स हमें चाहिए. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया सिंस इट इज
एन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया तो मैं आपको पता ही चल गया, क्योंकि एक चीज़ कम हो रही है और दूसरी चीज़ बढ़ रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। इस तरह से हमने एक टेबल बना ली, ठीक है। अब इसको फिल भी करना है। कैसे फिल करोगे, आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी 2 थिंग्स दिए हैं। हर क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें दी जाएंगी। आप देखो यहाँ पे क्या है, मशीन्स, और यहाँ पे क्या है, डेज। तो फटाफट आप यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ मशीन्स, और दूसरे में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये आपका मशीन्स हो गया और ये हो गया डेज। अब आपको फिल कैसे करना है ये भी चीज़ समझ लीजिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, देखिए नंबर ऑफ मशीन सबसे पहले कितनी दे रखी है, 42। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 42, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मशीन्स को, आप देखो यहाँ कितनी दे रखी हैं, नंबर ऑफ मशीन्स है 42, तो यहाँ 42 लिख लिया। और नंबर ऑफ डेज़ कितने हैं, क्वेश्चन में देखिए 63, तो यहाँ पे डेज़ में 63 लिख दिया। फिर नंबर ऑफ डेज़ और भी दिए हैं 54, तो वो डेज़ में ही लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिया 54। और नंबर ऑफ मशीन्स रिक्वायर्ड है, तो वो हमने कितनी कंसीडर कर रखी हैं, x, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब आप देखो आगे का क्या प्रोसेस है, आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे x1, ठीक है। अगर मशीन्स में x लिखा तो जहाँ मशीन में जो आप हॉरिजेंटली देखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे x2, x ही लिखना है। और आप डेज में आ जाओ तो डेज दूसरी चीज़ हो गई, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी क्वांटिटी y1 और यहाँ पे y2। तो डेज को हमने y कंसीडर कर लिया और मशीन्स को x। तो यहाँ पे x लिख दिया, x1 x2 लिख दिया और y1 y2 लिख दिया। अब आपको ये तो पता ही है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो फॉर्मूला आपको पता है, याद है ना। फॉर्मूला अभी तो मैंने आपको बताया, हाँ एकदम सही बता रहे हो, वही फॉर्मूला यूज करना है। सिंस यू नो दैट x1 अपॉन x2 इक्वल टू y2 अपॉन y1। अब वैल्यू पुट कर दो आप। तो वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो देखिए क्या मिलेगा, x1 का वैल्यू कितना है 42 और x2 का वैल्यू कितना है x, इक्वल टू y2 का वैल्यू बताइए, y2 का वैल्यू है 54 और y1 का वैल्यू कितना 63। अब इसे सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे दोस्तों, ये भी हम ही बता देते हैं। आप x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले x को 54 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू 54 और उसके बाद 42 को 63 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इक्वल का साइन और यहाँ पे आ जाएगा 63 इंटू 42। अब आपको चूंकि x का वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, ये 54 इंटू में है, इसे ट्रांसपोज कर दो। तो इंटू को जब ट्रांसपोज करोगे तो इंटू का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो ये तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में लिख दीजिए। तो x का वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, यस यू विल गेट x इक्वल टू 63 इंटू 42 डिवाइड बाई 54। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यस आप अच्छे से सही बता रहे हैं, इसे कैंसिल कर दो। 9 का टेबल आपको आता है, 9 6 जा 54, 9 7 जा 73, और 6 का टेबल भी आपको आता होगा, आता है ना, बता दो क्या होता है, 6 1 जा 6 एंड 6 7 जा 42। तो आपके पास क्या बचा, जो चीज़ बच गई है उसको आप फटाफट लिख दो। आपके पास बचा है वो है x इक्वल टू 7 इंटू 7।
और 7 इंटू 7 कितना होता है 49। अब आप बताओ ये x था क्या, x तो था नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो आप यहाँ पे वो चीज़ लिख दीजिए 10 द नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 मशीन्स था आपका, है ना, कितना मशीन्स, तो आप लिखेंगे 10 द नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल टू 49 और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स में, जिसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर 13 पर डायरेक्ट एंड इनवर्स proportion. So dear, first of all I want to tell you that what is the direct proportion. So dear, let us start. Direct proportion क्या होता है? If two quantities x and y vary together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant, then x and y are said to be direct proportion. आपको नहीं समझ में आया होगा क्या मतलब हुआ। मान लीजिए हमारे पास दो क्वांटिटी हैं x और y। अगर एक क्वांटिटी x को आप इंक्रीज करते हो, क्वांटिटी y भी उसी रेशियो में इंक्रीज होती है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगर आप क्वांटिटी x को डिक्रीज करते हो, क्वांटिटी y भी उसी रेशियो में डिक्रीज होती है तो हम उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। मीन्स इफ यू इंक्रीज वन क्वांटिटी एंड करस्पॉन्डिंग इंक्रीज द क्वांटिटी y, देन दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी उतनी ही बढ़ती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं, दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशियो में चेंज होती है तो वो आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहा जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? चलिए एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हुए थे और आपने केवल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको 5 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपने क्या किया कि क्वेश्चन 5 की जगह पूरे 10 सॉल्व कर दिए तो आपको 10 क्वेश्चंस के मार्क्स मिलेंगे। मीन्स जब आपने 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए, 5 क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया तो आपको मान लीजिए कि 25 मार्क्स मिले, और फिर आपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो फिर आपको 50 मार्क्स मिल गए। अगर आपका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो आपने जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया तो आपके मार्क्स भी उसी रेशियो में बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मान लीजिए एग्जाम में टोटल 10 क्वेश्चंस थे और आपने केवल, सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के थे और आपने केवल 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए तो आपको 25 मार्क्स मिल गए, सीधी सी बात है। और अगर आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 50। मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने बढ़ा दिया तो आपके मार्क्स भी उसी रेशियो में बढ़ गए। और आपने यहाँ पे केवल 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको केवल 10 ही मार्क्स मिलेंगे। मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आपने कम कर दिया तो आपके टोटल मार्क्स भी कम हो गए। तो ये क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? वेरी गुड। इसी तरह से हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, और जितना हम कम पढ़ेंगे, जितना हम कम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा नॉलेज भी उतना कम होता चला जाएगा। तो यहाँ भी आपका कौन सा प्रोपोर्शन होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी चीज़ उतनी ही बढ़ जाती है, और पहली चीज़ को अगर हम कम करते हैं तो दूसरी चीज़ भी उतनी ही कम हो जाती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। अब नाउ लेट अस टू क्वांटिटीज x एंड y ओके आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ। तो ये हम मैथमेटिकली समझेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब होगा।
टू क्वांटिटीज हैं आपके पास x और y, और ये x और y कब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगी? यस, ऑफ कोर्स यू कैन से दैट इफ x अपॉन y इक्वल टू k, देन यू कैन से दैट दीज आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इन दोनों का रेशियो सेम है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो आप कह सकते हो कि दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हियर इज ए फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। फॉर द क्वेश्चन, we will use the formula as x1 upon y1 equal to x2 upon y2। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन भी लेते हैं। और ए लोडेड ट्रक travels 14 kilometer in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे 24 किलोमीटर केवल 25 मिनट में ये ट्रक डिस्टेंस को कवर कर लेता है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखो यहाँ पे मिनट्स थे ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे समझिएगा कि जैसे ही आपने टाइम को बढ़ा के 5 आवर्स कर दिया, तो डिस्टेंस बताइए कम ट्रेवल्ड होगी या ज़्यादा होगी? 100% ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टाइम 25 मिनट में केवल 14 किलोमीटर जाता है ना? तो 50 मिनट्स में कितना किलोमीटर जाएगा? 14 का डबल कर दीजिए, 28 किलोमीटर। इसी तरह से 75 मिनट्स में कितना जाएगा? इसको ट्रिपल कर दीजिए, 42 किलोमीटर। और इसी तरह से अगर 5 आवर्स मीन्स 300, 5 आवर्स मीन्स क्या होता है? 300 मिनट्स, दैट इज 5 इंटू 60। 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 300 मिनट्स। तो 300 मिनट्स में कितना जाएगा? बहुत ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोपोर्शन हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, आपसे क्या पूछा गया? ये पूछा गया हाउ फार, कितना दूर जाएगा। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड इन 5 आवर्स बी x किलोमीटर, देन बी गेट। अब इस क्वेश्चन को डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहां पे लिखेंगे हम टाइम इन मिनट्स। ये आपका हमने लिख लिया टेबल में। डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर लिख लिया। और यहाँ पे 25 मिनट्स था, तो वो 25 मिनट्स लिख लिया। फिर आपसे पूछा गया 5 आवर्स में, 5 आवर्स तो आप समझ ही गए, 300 मिनट्स, तो मिनट्स में लिख लेंगे 300। और आपसे पूछा गया कितना चलेगा, तो आपने उसको क्या कंसीडर कर लिया? x। ओके, अब आप क्या करोगे इसके बाद समझिए। आफ्टर दैट दिस स्टेप यू विल राइट हेयर, दिस इज जस्ट डिस्टेंस को हम लिखेंगे x1, और ये दूसरा डिस्टेंस है, इसे लिखेंगे x2। मिनट्स को लिख लेंगे हम y1, और ये दूसरा जो टाइम दिया है इसको लिख लेंगे y2। अब आपको ये पता तो चल ही गया कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, क्योंकि आप यहाँ पे बता भी सकते हो। देखिए यहाँ पे 14 किलोमीटर कवर होती है 25 मिनट्स में, तो 300 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस इट इज़ ए इनवर्स प्रोपोर्शन,
तो यहाँ पे आप सिंपली इस तरह से लिखेंगे, since it is it is a direct proportion therefore आप यहाँ फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला हमने आपको बताया ही है, फॉर्मूला इज x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब यहाँ आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो देखिए x1 x2 y1 y2 का वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 का वैल्यू कितना है, दिस इज 14, और y1 का वैल्यू कितना है 25, इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है x, एंड y2 का वैल्यू कितना है 300। ओके, आफ्टर दैट यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आइए चलिए देख लेते हैं। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 25 इंटू एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे 14 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 14 इंटू 300, 14 इंटू 300। तो अब आप देखिए आपको x का वैल्यू चाहिए तो आप इसे x को ट्रांसपोज, ये x तो मल्टीप्लाई है 25 के साथ, तो यहाँ x का वैल्यू अगर चाहिए तो ये 25 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 25 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड। तो ये 25 डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर आप इसे डिवाइड में लिखते हो तो आपका क्या आंसर आएगा, आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है। यस ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट एज x इक्वल टू 14 इंटू 300 डिवाइड बाई 25। अब आप इसे कैंसिल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ मैंने सिंप्लीफाई ऐसे कर लिया, 25 बन जा 25। ओके, कैसे कैंसिल करते हैं, 25 बन जा 25, ये से हमने कैंसिल कर दिया। और यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, 25 बन जा 25, 30 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना से रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। 5 पे 0 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 50, और 50 को 25 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 25 टू जा 50। अब आप देखो आपके पास क्या क्या बच रहा है। यस यू विल गेट हेयर जस्ट लाइक दैट 14 इंटू 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 14 टू जा कितना होता है 28, ठीक है। 14 टू जा 28, कैरी हो गया 2, और 14 1 जा 14 और कैरी 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। तो x था क्या, आपका डिस्टेंस था। तो आप फाइनली यहाँ पे आंसर लिख दोगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रक in 5 hours equal to 168 kilometer. So dear, finally this is the answer of this question. ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। So dear,